बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा क्योंकि आज अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात ना करवाने का दिन है। यानी अब तो ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आसिम मुनीर के अहकामात की रोशनी में मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यानी जब आदमी मुश्किल में होता है या प्रॉब्लम में होता है तो वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिलती है और जैसे ही उसके बाद इख्तियार आता है तो एकदम वो शख्स जो है, नॉर्मली लोगों का ये रवैया होता है कि वो शख्स साथ ही फ़िरौन बन जाता है, साथ ही वो शख्स जो है वो जालिम बन जाता है। यानी मैंने ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा है। जैसे ही कोई डिक्टेटर प्रॉब्लम में आता है ना तो उसको जमहूरियत याद आ जाती है, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो मुज़ाकरात की बातें करता है, वो हुब्बुल वतनी की बातें करता है। लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिल जाती है और उसका अच्छा वक्त शुरू होता है या उसे ऐसा लगता है कि अब उसके लिए आसानियाँ हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। हमेशा डिक्टेटर यही करता है। फिर ना सिर्फ वो खुद धमकियाँ लगाता है, वो अपने टाउटों से भी धमकियाँ लगवाता है। अभी हाल ही में टाउटों ने धमकियाँ लगाने का नया सिलसिला शुरू किया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे जी। पहले तो हार्ड स्टेट थी, अब शदीद हार्ड स्टेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? हार्ड स्टेट करके आपने कौम का क्या बिगाड़ लिया है? या आपने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं हार्ड स्टेट करके, जो अब आप शदीद हार्ड स्टेट करके आप झंडे गाड़ लेंगे? यानी हार्ड स्टेट ने जो किया वो हमने देखा, हमें याद रहेगा सारी ज़िंदगी। ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बुज़ुर्ग ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन और बच्चों को अगवा किया गया सिर्फ आइनी तरामीम के लिए। जबरी गुमशुदगियाँ पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, बेशुमार की गई। पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया और मीडिया को यरगमाल बना लिया गया। और आज एक टिक्कर भी मीडिया अपनी मर्ज़ी से अपने टीवी चैनल पे नहीं चला सकता, अखबारात अपनी मर्ज़ी से एक खबर नहीं लिख सकते। बार बार इंसानों का कत्लेआम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को और उनकी अहलिया को क़ैद तन्हाई में डाल दिया गया। सैकड़ों मुकदमात उन पर बना दिए गए। बहुत सारे शहरियों को गिरफ़्तार करने के बाद नंगा किया गया और नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। लोगों को करंट लगाए गए। जजेस बेचारे इस मुल्क में इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। और कितना हार्ड करना है आपने स्टेट को? यानी इसके बाद तो आप चक मारें लोगों को, बस पकड़ के जो जहां से जा रहा हो उसको चक मार लें कि जनाब स्टेट बहुत हार्ड हो चुकी है, अब ये स्टेट सारों को जनाब चक मारेंगे। चक मारो फिर लोगों को, या अपना मुंह जो है उससे ईंट तोड़ के दिखाओ। और कितनी स्टेट को हार्ड करना है आपने? क्या लोगों को जिंदा दरगोर करना है? वो भी करके देख ले। पाकिस्तानी अब डरेंगे नहीं, ना पाकिस्तानी डरने वाले हैं। ये आज इमरान खान साहब की बहनें दोबारा जाएंगी अडयाला जेल के बाहर क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली ये मुलाकात का दिन होता है अदालती अहकामात के बावजूद, और जजों को भी ना, उन्हें जजों को शर्म आ रही है, ना जजों को गैरत आ रही है, ना जजों को गुस्सा आ रहा है, ना जजों को आइन और कानून याद आ रहा है। और तीन तीन जज जो है फैसला दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि जाओ जाके मुलाकात करो। वो जेलर वो मुलाकात ही नहीं करवाता। वैसे जेलर की तो कोई औकात नहीं है, ये तो वैसे ही इंजीनियर साहब ने जेलर की गेम उठा दी है। औकात तो उस फौजी की है जिसको ऊपर से अहकामात मिलते हैं और वो नहीं मिलने देता। फौजी कर्नल इमरान खान साहब बताते हैं ना कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा। और ये सिर्फ वहाँ पे नहीं होगा। हलीमा खान ने 10,000 लोगों को बुलवाया। उन्होंने कहा जी 10,000 लोग हमारे साथ आए, उन्होंने आवाज़ दी है। ये उस इमरान खान की बहनों ने आवाज़ दी है जो इस कौम के लिए जेल काट रहा है। और ये सारे जानते हैं कि वो कौम के लिए जेल काट रहा है। इमरान खान के लिए कौन सा मुश्किल था? वो दुनिया के जिस मुल्क में चाहता, जैसी चाहता ज़िंदगी गुजारता। उसकी एक झलक के लिए पाकिस्तानी तरसते रहते। पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है। वो सिर्फ क्रिकेट में कमेंट्रीज करता तो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन के रहता। लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। वो अपने लोगों के लिए जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। आज वो शख्स जो कौम के लिए मार खा रहा है, उसकी बहनों ने कौम को आवाज़ दी है कि 10,000 बंदे आओ। ये तो उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी तादाद में बंदे आओ। अब देखना ये है कि आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में बंदे वो पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, क्या होता है। लेकिन अहकामात तो जारी किए गए हैं पार्टी की जानिब से भी कि लब्बैक कहा जाए। अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में एक मरतबा फिर यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 दिन से मैं ये विटनेस कर रहा हूँ कि रोज़ाना बर्फबारी होती है बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में। वहाँ पे लंदन में चाहिए, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, हर तरफ बर्फबारी का मौसम है, ब्रेडफोर्ड में। तो ये एक मरतबा फिर जो बरतानिया में पाकिस्तानी शहरी हैं वो कॉन्सुलेट्स के बाहर और जो एम्बेसी है उसके बाहर धरना देकर बैठेंगे और इमरान खान साहब की बहनों के साथ
इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे। उसके अलावा ये एक प्रोग्राम डरबन में भी हुआ साउथ अफ्रीका में, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वो भी अब स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेंगे। जबकि फ्रैंकफर्ट में, ये जर्मनी का शहर है, मैं यहाँ पे गया भी था, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया था, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी इकट्ठे होके जर्मनी में जो पाकिस्तान की कौंसलेट है उसके बाहर फ्रैंकफर्ट में एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जनाब आज के जो प्लान्ड एहतजाज हैं वो ये हैं सारे के सारे। अब नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा होने जा रहा है सिंध का, उसके हवाले से भी कुछ डाटा आ गया है। ये दौरा किस नौइयत का है मैं आपको बता देता हूँ। ये 9 जनवरी को शुरू होगा, 4 दिन का दौरा है। 9 जनवरी को सुबह 9 बजे वाली फ़्लाइट है और इस्लामाबाद से कराची जाएंगे और ये 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। 12 बजे से 3 बजे तक इंसाफ हाउस में उनकी मुलाकातें हैं। 3:15 बजे जो है वो उसके बाद FPCCI से मुलाकात, फिर 4:30 बजे मीट दी प्रेस, कराची प्रेस क्लब जाएंगे, प्रेस के जितने भी सहाफ़ी हैं उनसे वो मुलाकातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो लाहौर में अजीब व गरीब किस्म के लोगों को सहाफ़ियों के भेस में भेज कर बदतमीज़ी करवाई गई, कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सीनियर, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा, 5:45 बजे एक और इवेंट है ज़िला साउथ स्ट्रीट मूवमेंट का, फिर 7:30 बजे ज़िला कोरंगी में जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर कैदियों से मुलाकात करेंगे रात को, और फिर ज़िला मलीर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट है। अगले दिन ये काफ़िला हैदराबाद की तरफ जाएगा और कराची से हैदराबाद तक के लिए एक रैली निकलेगी सुबह 9:30 बजे और इसमें मुख्तलिफ लोग इस्तकबाल करेंगे। फिर कोटरी के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट है, हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब है, हैदराबाद प्रेस क्लब के अंदर जाके सहाफ़ियों से खिताब है, फिर स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल है, फिर पार्टी इजलास है इंसाफ हाउस हैदराबाद के अंदर, फिर ISF कन्वेंशन है, फिर हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर सिंध काबीना का इजलास है और इसके बाद जनाब रात को कराची वापसी है। फिर एतवार को कराची में 11 जनवरी को जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इनकी एक नशिस्त है तमाम अहदेदारों के साथ। फिर ज़िला कैमाड़ी में स्ट्रीट मूवमेंट, ज़िला वेस्ट में स्ट्रीट मूवमेंट, मज़ार कायद पे हाज़िरी और वहाँ पे आवाम से खिताब है। यहाँ पे उम्मीद की जा रही है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 4:30 बजे का वक्त रखा गया है शाम का। 6:30 बजे जो है वो इजलास है दोबारा से, और फिर यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है, फिर ज़िला ईस्ट मीडिया इंट्रैक्शन है, एक और भी मीडिया के साथ इंट्रैक्शन है इनकी। तो ये जनाब एक और दिन है और फिर जो आखिरी दिन है 12 जनवरी का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। ये बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। इतनी सियासत तो जरदारी ने और बिलावल ने, ये दोनों बाप बेटे ने पिछले कई सालों में नहीं की जितनी सियासत एक दिन के अंदर सिंध में ये सुहेल अफरीदी करने जा रहे हैं। देखिए, जब लोग आपके साथ होते हैं फिर आपके पास बड़ा मार्जिन होता है, फिर आप खुल के पॉलिटिक्स करते हैं। लोग आपके साथ ना हो फिर आपने क्या पॉलिटिक्स करनी है, फिर आपने पॉलिश करनी है। पॉलिटिक्स तो बस बराए नाम ही होती है। नादरीन, ये एक और ख़बर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा है उनका नाम पॉलिटिकल कमेटी में डाल दिया गया। वो कहते हैं ये खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गई थी और ये खातून जो हैं वो PTI को बहुत बुरा भला भी कहा 9 मई के हवाले से इन्होंने। तो अब ये खातून का नाम क्यों डाल दिया गया पॉलिटिकल कमेटी में और ये फैसले क्यों करेंगी ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है इसके हवाले से। अच्छा, अभी कंफर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत सारी जगहों पे पढ़ा, सोशल मीडिया पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लगाएं या ना लगाएं, वो पार्टी का अपना इनका फैसला, लगाना लगाएं, नहीं लगाना ना लगाएं। लेकिन मैं एक चीज़ पे गौर करता हूँ कि अगर जरदारी या नवाज शरीफ कोई फैसला करें ना किसी बंदे या बंदी के बारे में, अपनी पार्टी का ओहदा, हुकूमत का ओहदा, कुछ भी, तो कोई तनकीद नहीं होती, उन पर पूछते ही कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना तो शऊर दिया और ना ही आज़ादी दी, ना सियासी शऊर ना सियासी आज़ादी, जो दिल करता है करो। PTI में कम से कम ये है कि लोग सवाल पूछते हैं, इसको क्यों लगाया, उसको क्यों लगाया। PTI के लोग उस्मान बुज़दार पे तनकीद करते रहे और खुलकर करते रहे और बहुत देर तक करते रहे, और इमरान खान साहब को बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा उस्मान बुज़दार वाले फ़ैसले पे, गंडापुर वाले फ़ैसले पे। हालांकि गंडापुर का फ़ैसला बहुत अच्छा था, लेकिन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, या उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया कि मैं ये वाले तरीके से करूँगा, चीज़ें तो ठीक हो जाएगी। इमरान खान साहब के बजाय उन्होंने सोचा कि वो ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं उनके पास। वो इमरान खान को समझना शुरू हो गया था कि शायद इमरान खान की सोच में कोई कमी है और मैं इमरान खान को खुद बाहर निकालूंगा, तो वो हो नहीं पाया।
उनसे हो नहीं पाया। उसके बाद लोगों ने जो उनके साथ किया वो सबने देखा। तो बहरहाल ये अब सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा जो हैं, इनके हवाले से पीटीआई के लोग जो हैं वो बुरा मना रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नादरीन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लेकिन इमरान खान को इन्होंने मार मार के वो बना दिया जो कोई भी लीडर आज तक नहीं बन सका। लम्स के एक तारीखदान हैं उस्मान काज़मी साहब, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो मॉरल सॉवरन थे ना पहले, वो पाकिस्तान के इदारे थे। यानी ये इदारों फैसला करते थे कौन मुहिब्बे वतन है, कौन गद्दार है, कौन क्या। यानी वो इदारों का एक क्राइटेरिया था कि जनाब इनका क्राइटेरिया सेट। अब वो नहीं है, अब इमरान खान है मॉरल सॉवरन पाकिस्तान का। अब इमरान खान है। नेशनलिज्म पहले इदारों के साथ जोड़ी जाती थी कि अगर आप कौम परस्त हैं, मुहिब्बे वतन है, तो आप इदारों के साथ हैं तो फिर आप हैं, वरना नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब इमरान खान के साथ जुड़ती है। अब बंदूक भी है इदारों के पास, ताकत भी है, बजट भी है, तादाद भी है, इख्तियार भी है, हुकूमत भी है, लेकिन फिर भी वो नेशनलिज्म उनके साथ नहीं जुड़ती, वो इमरान खान के साथ जुड़ती है। और ये रियलिटी है, अब इसको माने या ना माने, आज के दिन की रियलिटी यही है। कल क्या होगा आप नहीं जानते, लेकिन आज के दिन तक यही एक रियलिटी है। इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को अगस्त में नॉमिनेट किया था, नामजद किया था अपोजिशन लीडर के तौर पे, और अयाज सादिक साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एनओसी नहीं दे रही। ये हुकूमत एक भी बंदे की तैनाती नहीं कर सकती जब तक कि आसिम मुनीर साहब या उनके जर्नैल या उनकी जो टीम है वो एनओसी ना दे, तब तक कोई भी अहम बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। ये हुकूमत इतनी मजबूर है। अब अयाज सादिक साहब लगाना भी चाहें तो वो लगा नहीं सकते। ये एक ऐसी एग्जाम्पल बन रही है कि कल को इन लोगों ने अपोजिशन में आना है, और अगर इमरान खान इनका अपोजिशन लीडर ही ना लगाए तो फिर ये कहाँ जाएंगे। तो ये ऐसी मिसालें खुद कायम कर रहे हैं जो आइंदा इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, और आइंदा अगर इनके साथ ऐसा कुछ होगा तो इनके पास फिर कोई जवाब या कोई सवाल नहीं होगा जो ये कर सके। जैसा कि आज सोहराब बरकत के साथ हो रहा है, पूरे मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए, वरना बारी बारी सबकी बारी, कल आप उठाए जाएंगे। जब आप उठाए जाएंगे तो फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ, अगर आज आप सोहराब बरकत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो। हमने आवाज़ उठाई थी हमेशा, चाहे जुल्म हुआ मुतीउल्लाह जान के साथ, चाहे अफसार आलम के साथ, चाहे हामिद मीर के साथ, चाहे जुल्म हुआ असतूर साहब के, हमने सबके लिए आवाज़ उठाई थी और जोर लगाया था, इख्तलाफात के बावजूद लगाया था। लेकिन आज सोहराब बरकत को ऐसा लगता है कि वो अकेलेपन का शिकार करते जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन मीडिया को जो करना चाहिए मीडिया ने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई। 40 दिन हो गए हैं उनकी कैद को, बार बार उनकी समात आती है, कभी वो कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है, कभी जज कहते हैं मैं नहीं सुन सकता, अब जज कहते हैं छुट्टियों के बाद सुनेंगे, फिर एक हफ्ते की डेट दे दिए। भाई एक जर्नलिस्ट आपने पकड़ा है, वो एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, ये क्या तरीका है, ये कौन सी इंसानियत है। बहरहाल ये जुल्म की इंतहा है और ये एक के बाद एक इंतहा क्रॉस करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब में ना मौलवियों का इम्तिहान शुरू हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इम्तिहान है। पंजाब हुकूमत ने रियासत मुखालिफ बयान देने वाले उलमा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। एजाजिया बंद कर देंगे, जिन्हें पैसे वैसे जो वजीफ़ा उनको मिलता है वो बंद हो जाएगा। अब मौलवियों का इम्तिहान है। देखिए, एक तो रियासत के बारे में समझ लें कि आइन का आर्टिकल 8 निकाल के आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रियासत क्या होती है। कोई इदारा या कोई शख्स रियासत नहीं होता। तो अगर मौलवी तनकीद करना चाहे वज़ीर आज़म पे या आर्मी चीफ के या उसके किसी एक्ट के ऊपर, तो ये रियासत के ऊपर तनकीद नहीं है, ना किसी इदारे के ऊपर तनकीद है। तो अब देखना यह है कि मौलवी रियासत के वफादार हैं या फिर हुक्मरानों के वफादार हैं। वजीफ़ा खोर मौलवी ये लोग हैं। देखें ना, इनको समझना पड़ेगा कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, ये मौलवियों ने हमें ज़्यादा बताया ना, ये इस्लाम तो हमें मौलवियों ने पढ़ाया, और ये हदीस है जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, ये बड़ा अफजल जहाद है। तो मौलवी अब ये जहाद करते हैं या नहीं करते। देखें, ये जो वजीफ़े का पैसा है ना, ये कोई हुकूमत अपनी जेब से नहीं दे रही, ये कोई शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान या आसिम मुनीर साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे। ये सरकार का पैसा है, ये आपका अपना पैसा है, और अगर ये पैसा आपको ये दे रहे हैं तो आप ही का पैसा आपको वापस कर रहे हैं। और ये पैसा कोई ये खुशी से नहीं दे रहे, मजबूरी से दे रहे हैं। मुरीदके में जब इन्होंने कत्लेआम किया तो मामला दबाने के लिए ये कड़वा घूंट इन्होंने इनको पीना पड़ा, और इस पैसे की आदत डालकर ये मौलवियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुरीदके में इन्होंने कत्लेआम कर दिया ना, इनको शक था कि बड़ा रोला पड़ जाएगा, इनको मौलवी काबू करो। कभी मस्जिदें बंद, मदरसे बंद कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उस मौलवी के पास भाग रहे हैं, कभी गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी हम मौलवियों को पैसे देंगे ताकि मौलवी हमारे गुन गाएं। अब वो कह रहे हैं जनाब जो मौलवी हमारे गुन नहीं गाएगा हम उसका वजीफ़ा बंद कर देंगे। अब ये मौलवियों का इम्तिहान है उलमा इकराम का कि वो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज तक कभी इतने दरख्त नहीं कटे जितने इस दौर में कट गए हैं।
पूरी इस्लामाबाद की तारीख उठा लें, कभी इतने दरख्त नहीं कटे जितने इस दौर में इस्लामाबाद में दरख्त कट गए। इन्होंने इस्लामाबाद को गंजा करके रख दिया। रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई सहाफ़ी, कोई ना कोई एक्टिविस्ट वो किसी और एक जगह से बता रहा होता है कि यहाँ पे भी दरख्त काट दिए, ये भी एरिया गंजा हो गया। हत्ता कि जो लोग इस हुकूमत की मदासराही करते हैं वो लोग भी वीडियोज और तस्वीरें डाल डाल के बता रहे हैं कि जनाब ये दरख्त इन्होंने काट काट के इस्लामाबाद को गंजा कर दिया है। अच्छा, यही हुक्मरान जब लाहौर में थे ना, पंजाब में थे, इन्होंने पंजाब को भी गंजा कर दिया था। लाहौर के सारे दरख्त इन्होंने सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के नाम के ऊपर काट दिए थे, बेशुमार इन्होंने कटाई की थी लाहौर में। अब इसी तरह ये इस्लामाबाद के अंदर धड़ाधड़ कटाइयाँ कर रहे हैं और इनकी अपनी तारीफ़ें करने वाले, इनके अपने मदासरा जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं वो बुलबुला उठे, जो इन्होंने इस्लामाबाद की हालत कर दी है। नादरीन, ये एक और ख़बर है और ये ईरान के हवाले से। देखिए, ईरान के बारे में ना दो तरह की खबरें आपके पास आ रही हैं। एक जो ईरान के हमायती लोग हैं वो कह रहे हैं ईरान में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, ईरान की हुकूमत बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, उनकी फ़ौज बहुत ताकतवर है, कोई वहाँ पे रिजीम चेंज नहीं कर सकता। वो पूरा एक नैरेटिव उनके पास है। दूसरी तरफ एक अजीब पागलपन मैं देख रहा हूँ, वो वेस्ट का जो मीडिया उसका, वो ये साबित करने में तुले हुए जी ईरान तो आखिरी दमों पे है, वो तो आखिरी सांसें ले रहा है, वो तो बर्बादी होगी बिल्कुल, उनके पल्ले ही कुछ नहीं बचा। बल्कि खबरें ये भी चला दी गई कि खामनई जो है वो भाग के रूस चला जाएगा और उनका खामनई का भागने का पूरा रूट भी प्लान कर लिया गया कि किस तरीके से भाग के उन्होंने रूस पहुँचना है, जैसे बशार पहुँच गया था। तो देखें, ये दोनों तरफ की इंतहाएँ हैं। ये बात एक हकीकत है कि ईरान की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हुकूमत नहीं है, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर उतर के कोई कार्रवाई करना ये भी आसान नहीं है। लेकिन तीसरी एक हकीकत और भी है कि इस हुकूमत को पहली मरतबा अवामी रद्द-ए-अमल का इस तरीके से सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से पहले नहीं करना पड़ा। ये बेशक एक आगाज़ हो सकता है एहतजाज का या किसी तहरीक का एक आगाज़ हो सकता है, लेकिन ये ईरान का या वहाँ की जो सरकार है उसका अंजाम आप इसको नहीं कह सकते। लेकिन ख्वाहिशात है, आप जितनी मर्जी बढ़ा लें, अमेरिका इसको एक जो है वो उसके तौर पे ले रहा है। अमेरिका इसको ऐसे ले रहा है जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर अमेरिका इस लड़ाई में कूद पड़ता है और कोई खौफनाक हमला कर देता है, ईरान के साथ कोई जंग में उतर जाता है, तो फिर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। फिर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उस पागलपन के माहौल में क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। सद्दाम भी एक दौर में बहुत तगड़ा था इराक के अंदर, लेकिन फिर जो उसके साथ हुआ, यानी चंद महीनों की लड़ाई के बाद जो सूरत हाल बनी, वो आज भी हम सबको याद है। नादरीन, जो वेनेज़ुएला का सदर है मादुरो, उसका स्टेटमेंट अब सामने आया। नंबर एक तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वेनेज़ुएला पर अमरीकी कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। चलो, कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर बात की और उन्होंने कहा जी कि ये इजलास बुलाया गया अमरीका की फ़ौजी कार्रवाई के बारे में, सलामती कौंसल का इजलास था। उन्होंने कहा जी कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी नहीं की गई। अच्छा, ये मुतालबा किसी ने, मुझे यहाँ पढ़ा नहीं मैंने कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यह मुतालबा किया हो कि मादुरो को वापस उसके वतन में भेजा जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज किया, जिनमें रियासत की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और सरहदी सालमियत शामिल है। अच्छा, इसमें ना कुछ और बातें भी उठाई जा रही हैं। एक बात ये बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को और जो वाशिंगटन है इसको गुस्सा इस बात का था, वाइट हाउस को, कि मादुरो डांस करता था। मादुरो कुछ गाना था एक जिसमें वो नो वॉर पीस पीस यस पीस, नो टू वॉर यस टू पीस, कि जनाब अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, इस किस्म के। तो मादुरो भी डांस करता था, उसकी वाइफ भी डांस करती थी और वो तंज करते थे डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और वार्निंग्स के बावजूद। अब वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार, और कह रहे इस गुस्से के अंदर आके ये अमेरिका ने सख्त कदम उठाया और ये एक वजह बन गई। ये बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हुआ है कि जनाब ये जो कुछ भी किया और मादुरो ने जो डांस किया, नो वार यस पीस, ये नगमा था, इसके ऊपर मुक्के लहराते हुए रक्स करते, इनकी एहलिया भी इनका साथ देती। तो वो ये कहते हैं कि इस किस्म की हरकतों से गुस्सा आया। देखिए, अगर ऐसी हरकत किम जोंग उन करे, जो शुमाली कोरिया का सदर है, तो क्या उसको उठा सकता है कोई? फ़र्ज़ करें यही हरकत अगर प्यूटन करे तो चिढ़ा तो वो भी रहा होगा, तो क्या उसको कोई उठा सकता है? यही हरकत अगर कोई और मुल्क कर दे, ताकतवर मुल्क कर दे, तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे वो नहीं, देखिए गुस्सा हमेशा मारे ही आंदा है। जो कमज़ोर होता है ना, वो उसको दबाने का मज़ा ही और होता है, उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। यही बात मैंने अपने वीलॉग के शुरू में की थी कि आसिम मुनीर साहब का गुस्सा बहुत कंट्रोल था जब तक कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली थी। जैसे ही उन्हें एक्सटेंशन मिली, आप देखें DGISPR ने आके कुत्ता भी कह दिया, कैसे टका के उन्होंने लड़ाई की है और उनके मुंह से झाग निकल रही थी गुस्से में। ये गुस्सा एक हफ्ता पहले तक, 2 हफ्ते पहले तक नहीं था। जब एक्सटेंशन मिल गई तो एकदम ताकत आ गई ना।
तो कमज़ोर के ऊपर गुस्सा वैसे ही बहुत आता है ताकतवरों को। तो अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट भी आ गया, उसके बेटे का स्टेटमेंट भी आया मादुरो के। मादुरो का जो बेटा है, मादुरो ने तो अदालत में खड़े होकर कहा कि जनाब मैं इस फर्द जुर्म को नहीं मानता। साफ कहा मादुरो ने, मुझे अगवा किया गया है, मैं अब भी वेनेज़ुएला का सदर हूँ। मादुरो अमरीकी अदालत के अंदर आकर खड़ा हो गया और वहाँ पे आके उसने कहा कि इल्ज़ामात मैं तस्लीम नहीं करता, मुझे अगवा करके लाया गया, मैं सदर हूँ एक मुल्क का। और ये जो तस्वीर आई उसको लेकर आने की अदालत में हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया गया, फिर उसको और उसकी वाइफ को उतार के अदालत के अंदर पेश किया गया। अदालत ने लंबी तारीख दी है ताकि कोई रोला शोला आए तो मुक जाए। 17 मार्च को दोबारा तलब किया है, यानी लगभग 2.25 महीने के बाद अब दोबारा पेशी होगी, 2.5 महीने के बाद। तब तक काफ़ी पुलों के नीचे से पानी निकल गया होगा। तो जनाब ये मादुरो का स्टेटमेंट है, उसके बेटे ने भी एक स्टेटमेंट दिया मादुरो के, और मादुरो के जो बेटे का स्टेटमेंट है उसने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर, असेंबली में, नेशनल असेंबली जो उनकी है, वहाँ पे खड़े होकर कहा कि पापा आपने हम सबको मजबूत बनाया है, जब तक आप वापस ना आए हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, पापा वेनेज़ुएला महफूज हाथों में है। ये निकोलस मादुरो के बेटे ने ये खिताब की है, चंगे महफूज हाथों में है, पापा कोई चुप के ले गए अगले। यानी ये ना इक़्तिदार और हराम का पैसा जो है ना, क्या बेड़ा गर्क करता है। वो बेटा जो है उसके बाप को उठा के ले गए और वो कह रहे हैं जी महफूज हाथों में। वो मुल्क का सबसे बड़ा आदमी, द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री और फर्स्ट लेडी, वो दोनों को चुप के ले गए अमेरिकन, और वो कह रहा है कि पापा बेफिक्र हो जाएं, आपने हमें मजबूत बनाया, खुद आप चुके गए हैं, मुल्क महफूज हाथों में है, हालांकि आपको उठाकर ले गए जो सबसे महफूज आदमी था। तो ये जनाब इस किस्म के लतीफ़े जो है वो इस किस्म की हरकतें और ऐसी चीज़ों के बाद होता रहता है। बहरहाल ये अब तक की जो सिचुएशन है मैंने आपके सामने रख दी, और बाकी जो तस्वीरें उसकी बहुत वायरल हो रही हैं। और ट्रंप ने एक और भी दावा किया है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमरीकी मुदाखलत के बगैर ही क्यूबा की हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि वेनेज़ुएला जो है ना क्यूबा का खर्चा उठाता था, पैसा वैसा वो लगाते थे और क्यूबा सिक्योरिटी के अंदर उनकी मदद करता था। बहरहाल अब वो कह रहे हैं जी ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।